हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10 साइंस चैप्टर 15 अवर एनवायरनमेंट। इसका अगला टॉपिक है हाउ डू आवर एक्टिविटीज़ अफेक्ट द एनवायरनमेंट। ह्यूमन बींग्स की जो एक्टिविटीज़ हैं वो एनवायरनमेंट को किस तरीके से अफेक्ट करती हैं ये हमें देखना है। वी आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट। हम एनवायरनमेंट का एक इंटीग्रल पार्ट है, एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। चेंजेस इन द एनवायरनमेंट अफेक्ट अस एंड आवर एक्टिविटीज़ चेंज द एनवायरनमेंट अराउंड अस। एनवायरनमेंट में अगर कोई चेंज होगा, बदलाव होगा, तो उससे हम अफेक्टेड होंगे, और जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं वो भी हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसको भी चेंज कर देती हैं। वी हैव ऑलरेडी सीन इन क्लास 9 हाउ और एक्टिविटीज़ पोल्यूट द एनवायरनमेंट। हमने क्लास 9 में पढ़ा था कि हमारी एक्टिविटीज़, ह्यूमन बीइंग की एक्टिविटीज़ एनवायरनमेंट को किस तरीके से दूषित कर रही हैं। In this chapter, we shall be looking at two of the environmental problem in detail, that is depletion of ozone layer and waste disposal. तो इस चैप्टर में हम एनवायरमेंटल प्रॉब्लम की दो कैटेगरी, इंपॉर्टेंट कैटेगरी हैं, वो देखेंगे। एक तो ओजोन लेयर जो नष्ट हो रही है, डिप्लीट हो रही है धीरे धीरे, उसे देखेंगे। दूसरा जो वेस्ट डिस्पोजल है, वेस्ट को किस तरीके से डिस्पोज किया जाए, ख़त्म किया जाए, वो हम देखेंगे। पहला है ओजोन लेयर एंड हाउ इट इज़ गेटिंग डिप्लीटेड। ओजोन लेयर क्या है और ये किस तरीके से नष्ट हो रही है, ये हमें देखना है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, जो ओजोन लेयर है वो एनवायरनमेंट का जो ऊपरी हिस्सा है, स्ट्रेटोस्फेयर। एनवायरनमेंट की जो लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर, इसमें ये ओजोन लेयर पाई जाती है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ओजोन लेयर कहाँ पर मौजूद है, स्ट्रेटोस्फेयर में। ये ओजोन लेयर प्रेजेंट है, O3 इसका फॉर्मूला होता है, और ये जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती है सन की, उनको धरती पर आने से रोकती है। ओजोन O3 इज ए मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ओजोन इसका फॉर्मूला है O3। तो जो ओजोन है वो ऑक्सीजन के 3 एटम से मिलकर बना होता है। एक ओजोन का मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के 3 एटम से मिलकर बना होगा, इसलिए ये O3 इसका फॉर्मूला है। While O2 which we normally refer to as oxygen is essential for all aerobic forms of life। जो ऑक्सीजन है O2, ये आपको इस O2 को आप क्या कहते हैं, नॉर्मली ऑक्सीजन कहते हैं। तो जो ऑक्सीजन होती है ये लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो एरोबिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको रेस्पायरेशन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है, उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है। ओजोन इज़ ए डेडली पोजीशन। इसके उलट जो ओजोन होती है वो पॉइजन के रूप में होती है, डेडली होती है, यानी वो ह्यूमन बीइंग्स के अगर संपर्क में आ जाए तो उससे डेथ भी हो सकती है। तो देख सकते हैं O2 है, ऑक्सीजन के 2 एटम, तो वो ह्यूमन बीइंग्स के लिए लाभकारी है। O3 ऑक्सीजन के 3 एटम हैं, वही क्या हो गई, डेडली हो गई, यानी नुकसानदायक हो गई। हाउएवर एट द हायर लेवल ऑफ द एटमॉस्फेयर ओजोन परफॉर्म एन इसेंशियल फंक्शन। लेकिन अगर ओजोन एटमॉस्फेयर के हायर लेवल पर है, जैसे कि स्ट्रेटोस्फेयर में, तो वहाँ पर जो ओजोन है वो नुकसानदायक नहीं है बल्कि लाभकारी है। ओजोन वहाँ पर एक इसेंशियल फंक्शन करती है। वो क्या, इट शील्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन। जो ओजोन लेयर है वो अर्थ की सरफेस को सन की जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, यूवी रेडिएशन है, उनसे बचाती है। दिस रेडिएशन इज़ हाईली डैमेजिंग टू ऑर्गेनिज्म। जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती हैं ये ऑर्गेनिज्म के लिए हाईली डैमेजिंग होती हैं, नुकसानदायक होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, इट इज़ नाउन टू कॉज स्किन कैंसर इन ह्यूमन बीइंग। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ह्यूमन बीइंग्स में स्किन कैंसर तक कर देती हैं। तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को कौन रोकता है, ओजोन लेयर। ओजोन एट द हायर लेवल ऑफ द एटमॉस्फेयर इज ए प्रोडक्ट ऑफ यूवी रेडिएशन एक्टिंग ऑन ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल। अब जो ओजोन है वो एटमॉस्फेयर में बनती कैसे है, तो वो कैसे बनेगी, जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती हैं सनलाइट में, वो क्या करती हैं, एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं उन पर सबसे पहले एक्ट करती है। तो ओजोन को बनाने में भी यूवी रेडिएशन का ही हाथ है। द हायर एनर्जी यूवी रेडिएशन स्प्लिट अपार्ट सम मॉलिकुलर ऑक्सीजन इनटू फ्री ऑक्सीजन एटम्स। जो यूवी रेडिएशन है इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, तो ये क्या करती है, ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को, O2 के मॉलिक्यूल को तोड़ देती है और उनको फ्री ऑक्सीजन के एटम में कन्वर्ट कर देती है। दीज एटम देन कंबाइन विद द मॉलिकुलर ऑक्सीजन टू फॉर्म ओजोन। और जो ये ऑक्सीजन है, एटम्स हैं, ये फिर मॉलिकुलर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेंगे और ओजोन बना देंगे। एटमॉस्फेयर में आपको पता है O2 मौजूद है। अब क्या होगा, जो ये O2 है, मान लीजिए ये वाला मॉलिक्यूल O2 का, इस पर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एक्ट करती हैं, इनको तोड़ देती हैं, O2 को ऑक्सीजन के एटम में तोड़ देंगी।
अब जो ये ऑक्सीजन का एटम बन चुका, ये एक और मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन पर O2 पर एक्ट करेगा। ऑक्सीजन का एटम O2 का जो मॉलिक्यूल है उस पर एक्ट करेगा, कंबाइन होकर O3 बना लेगा। तो ये क्या बन गई? ओजोन बन गई। द अमाउंट ऑफ ओजोन इन द एटमोसफेयर बिगेन टू ड्रॉप शार्पली इन द 1980s। और एटमोसफेयर में जो ओजोन का जो अमाउंट है वो 1980 में बहुत ज़्यादा घटने लगा। अब घटा क्यों? दिस डिक्रीज हैज़ बिन लिंक्ड टू सिंथेटिक केमिकल लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन विच आर यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट एंड इन फायर एक्सटिंग्विशर। तो जो ओजोन की क्वांटिटी है वो कुछ सिंथेटिक केमिकल के यूज से घटी। वो सिंथेटिक केमिकल क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFCs। जो CFCs हैं वो रेफ्रिजरेंट के रूप में यूज़ किए जाते हैं, रेफ्रिजरेटर में कूलिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं, और फायर एक्सटिंग्विशर, आग को बुझाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो CFCs ही क्या कर रहे हैं? ओजोन को नष्ट करते जा रहे हैं। इन 1987 द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP सक्सीड इन फोर्जिंग एन एग्रीमेंट टू फ्री CFC प्रोडक्शन एट 1986 लेवल्स। 1987 में क्या हुआ? जो UNEP है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, उन्होंने एक एग्रीमेंट किया जिससे जी CFC प्रोडक्शन को रोका जा सके। अब इसमें कहा गया है कि लाइब्रेरी से आपको ये फाइंड करना है या इंटरनेट से कि कौन से ऐसे केमिकल हैं जो ओजोन लेयर को डिप्लेट करते हैं। ये इसमें एक्टिविटी दी गई है। मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस, जो कूड़ा हम प्रोड्यूस करते हैं उसको किस तरीके से मैनेज करें, ये इसमें पढ़ना है। विजिट एनी टाउन और सिटी एंड वी आर श्योर टू फाइंड हीप्स ऑफ गार्बेज ऑल ओवर द प्लेस। अगर आप कहीं पर भी जाएंगे, टाउन में, सिटी में, विलेज में, तो आपको गार्बेज के हीप्स दिखाई देंगे, कूड़े करकट के ढेर दिखाई देंगे। विजिट एनी प्लेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट एंड वी आर श्योर टू फाइंड द प्लेस लिटर्ड विद एम्प्टी फूड रैपर। अगर आप कोई टूरिस्ट प्लेस पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको खाली फूड रैपर आपको मिल जाएंगे। इन द अर्लियर क्लासेस वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस प्रॉब्लम ऑफ डीलिंग विद द गार्बेज दैट वी जनरेट। पिछली क्लासों में हमने पढ़ा है कि हम जो गार्बेज प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके साथ किस तरीके से उसको नष्ट करें, डील करें। लेट अस नाउ लुक एट द प्रॉब्लम एट बिट मोर डीपली। अब ये प्रॉब्लम हम और देखते हैं। इम्प्रूवमेंट इन आवर लाइफ स्टाइल हैव रिजल्टेड इन ग्रेटर अमाउंट ऑफ वेस्ट मटेरियल जनरेशन। जैसे जैसे हमारी लाइफ स्टाइल बढ़ती चली जा रही है तो उससे वेस्ट मटेरियल का जो जनरेशन है वो भी बढ़ता चला जा रहा है, वेस्ट मटेरियल भी ज़्यादा जनरेट हो रहा है। चेंजेस इन एटीट्यूड आल्सो हैव अ रोल टू प्ले विच मोर एंड मोर थिंग्स वी यूज़ बिकमिंग डिस्पोजेबल। हमारा जो लाइफ स्टाइल है उसमें कुछ चेंजेस आने चाहिए। हमें ऐसी चीज़ें यूज़ करनी चाहिए जिनको डिस्पोज किया जा सके, जिनको नष्ट किया जा सके। चेंजेस इन पैकेजिंग हैव रिजल्टेड इन मच ऑफ ओवर वेस्ट बिकमिंग नॉन बायोडिग्रेडेबल। आज हम देखते हैं जो हम पैकेजिंग के लिए चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें हम ऐसी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं जो नॉन डिग्रेडेबल है, जैसे कि पॉलीथीन, प्लास्टिक्स। व्हाट डू यू थिंक विल बी द इम्पैक्ट ऑफ दिस अवर एनवायरनमेंट। इनका हमारे एनवायरनमेंट में क्या इफेक्ट होगा ये हमें देखना है। तो यहाँ पर ये एक्टिविटीज़ हैं, ये देखिए इनमें क्या है। एक्टिविटी 15.7 में जो हम घरों पर वेस्ट जनरेट करते हैं उनको क्या करें हम। तो जो घरों पर वेस्ट जनरेट हो रहे हैं उनको अगर हमें डिस्पोज करना है तो उनको या तो जो पंचायत होती है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होते हैं, इनको करना चाहिए, घरों से वेस्ट प्रोडक्ट इकट्ठा करना चाहिए। और जो गड्ढे होते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को वहाँ पर दबा देना चाहिए, और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं उनको जला देना चाहिए, जिससे कि वो एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम ना कर पाएँ। और जो सीवेज मटेरियल्स होते हैं, एक्टिविटी 15.9 में आप देखें, जो सीवेज होते हैं, इंडस्ट्रीज़ को क्या करना चाहिए, जो केमिकल्स हैं वो अपने वेस्ट मटेरियल से बाहर निकाल देने चाहिए, सेपरेट कर देने चाहिए। और जो यूज़फुल जो वैसा सीवेज होता है नॉन हार्मफुल, उसको उन्हें रिलीज़ कर देना चाहिए। तो इंडस्ट्रीज़ को क्या करना है, ट्रीटमेंट करके अपना जो सीवेज है वो रिलीज़ करना है। इस तरीके से ही हम क्या कर पाएंगे, इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा पाएंगे। तो ये इसमें कहा गया डिस्पोजेबल कप्स इन ट्रेन्स में जो डिस्पोजेबल कप्स होते हैं, अगर आप अपने पेरेंट्स से पूछें तो वो आपको बताएंगे ऐसा समय जब जो ट्रेन्स में जो चाय दी जाती थी वो प्लास्टिक के ग्लासेस में दी जाती थी, और जो प्लास्टिक के ग्लासेस थे वो वापस से वेंडर को लौटाने होते थे। उसके बाद डिस्पोजेबल कप्स आ गए जिनको यूज़ करके डिस्पोज किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। तो डिस्पोजेबल कप के आने से क्या हुआ, एक हाइजीन का लेवल बढ़ा। उसके बाद जिस समय डिस्पोजेबल कप आए थे उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि जो मिलियन ऑफ कप्स हैं, जो डिस्पोजेबल कप्स हैं, ये लाखों करोड़ों की क्वांटिटी में बनेंगे, इनका एनवायरनमेंट में क्या इफेक्ट होगा।
उसके बाद कुछ समय पहले डिस्पोजेबल कप से पहले क्या था, कुल्हड़ थी। कुल्हड़ का मतलब जो मिट्टी के बर्तन होते थे, मिट्टी के बर्तन में चाय पी जाती थी। कुल्हड़ यानी डिस्पोजेबल कप्स जो कले के बने होते थे, मिट्टी के बने होते थे, इनको भी एक अल्टरनेटिव के रूप में सोचा गया था। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आई थी कुल्हड़ को बनाने में। कुल्हड़ को बनाने में मिट्टी चाहिए, मिट्टी बनाएंगे तो वो अर्थ से लेंगे, जिससे कि अर्थ पे क्या होगा, फर्टाइल सोइल जो है वो धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। तो कुल्हड़ के इस्तेमाल को इसलिए रोका गया। आजकल क्या है, आजकल डिस्पोजेबल पेपर कप्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। डिस्पोजेबल पेपर कप का इस्तेमाल भी अच्छा है, उनको यूज़ करें, यूज़ करने के बाद या तो उनको जला दें जिससे एनवायरनमेंट में वैसे पड़े ना रहें और उन एनवायरनमेंट में वो नुकसान ना पहुंचा सकें। फिर ये एक्टिविटी है कि आपको इंटरनेट या लाइब्रेरी में ऐसे हजार्डर मटेरियल देखने हैं, हजार्डर मटेरियल जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को डिस्पोज करते समय वो निकलते हैं, हार्मफुल मटेरियल। तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम को जब डिस्पोज करेंगे, उनसे जो हार्मफुल मटेरियल निकलेंगे उनको आपको क्या करना है, लिस्ट बनानी है उनकी। फिर आपको देखना है कि प्लास्टिक को किस तरीके से रिसाइकल किया जाता है। ये सब मेथड आप देख सकते हैं। दोस्तों, आज का मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।